अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपको 3-4 अहम खबरें हैं जो मैंने बतानी है। पहले तो आपको बताएंगे कि किस तरह से अब अमेरिका में भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जिस तरह से मीडिया को पाबंदियों में जकड़ा जा रहा है और जो सूरत हाल है इस वक्त पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, इलेक्शन को और जमहूरियत को जो खतरा है उसको लेकर के, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। इस सिलसिले में एक अहम वहाँ पर इजलास मुनक़िद हुआ और उस इजलास की कहानी आपके सामने रखेंगे। कितने अहम लोग थे जिनके साथ जो बातचीत हुई है वो, और उसमें कितने पाकिस्तानियों का जो आप कह लें कि कंसर्न्स शो किए गए, तो उसके बारे में भी आपके साथ सारी डिस्कशन करूंगी मैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जनाब कि क्या हुकूमत मजीद तैयारियां कर रही है। यूट्यूब से भी आप सच्ची खबरें नहीं सुन पाएंगे, क्या होगा यूट्यूब के साथ, यूट्यूब चैनल्स वालों के साथ, यानी हम बेचारों के साथ। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कुछ जो हुकूमत की बोंगियां हैं वो जारी सारी हैं, तो वो क्या हैं उसके ऊपर भी बात होगी। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, ये कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मुनासिब समझें तो। चलिए जी, जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं। कैपिटल हिल के अंदर जनाब हुआ है कांग्रेसमैन का इजलास, और यहाँ पर कांग्रेस के इजलास में, अमेरिकी कांग्रेस के इजलास में ये सारी डिस्कशन हुई है। ये खास तौर पर इस मकसद के लिए रखा गया था, एहतमाम ही इसका ये था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जमहूरियत के ऊपर शपून जो मारा जा रहा है, जिस तरीके से आज़ादी को जकड़ा जा रहा है जंजीरों में, चाहे वो मीडिया की आज़ादी हो, शख्सी आज़ादी हो या सियासी आज़ादी हो, उसके हवाले से आइंदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके ऊपर जो खदशात हैं, उनकी शफाफियत के ऊपर जो खदशात हैं, उसको लेकर के इस पे डिस्कशन हुई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्म का आप कह लें कि एक तकरीब थी, सेमिनार था, जो भी आप इसको नाम ले लें, इजलास था। इसमें पाकिस्तान की भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने शिरकत की और वहाँ के भी बहुत सारों ने, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपना मुकदमा बड़ा सवाल जवाब के सेक्शन में जो था वो सामने रखा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको इवन वाशिंगटन में पहुंचकर भी थ्रेट्स मिल रहे हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी को उन्होंने इस बारे में बाकायदा आगाह भी किया है और उन्होंने उनको कुछ टिप्स भी दिए हैं कि आप किस तरह अपनी सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। फिर मुईद पीरज़ादा साहब ने अरशद शरीफ का रेफरेंस भी दिया और बताया कि शहीद अरशद शरीफ शहादत से बिल्कुल थोड़ी देर पहले तक भी इवन उनके साथ राब्ते में थे और उन्हें बहुत कुछ मालूम है कि किस तरीके से उनको थ्रेट्स थी और उनको कत्ल किया गया, और जिस तरह उससे पहले उनके मुल्क में उनके ऊपर ज़मीन तंग की गई, कैसे उनके गिर्द इतने केसेस बना दिए गए कि उनका यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों के वो गवाह भी हैं और ख़ुद अरशद शरीफ शहीद साहब उनके साथ इस पे राब्ते में भी थे, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के बकौल, तो उनके पास काफ़ी इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन है। उन्होंने इमरान रियाज खान साहब का भी जिक्र किया। इमरान रियाज खान साहब जो पाकिस्तान के एक मायनाज सहाफ़ी हैं और आपको मालूम है कि कितने ही दिन हो गए हैं उनको इस वक्त लापता हुए, और एक फोर्स्ड किस्म की उनकी जबरी गुमशुदगी है जिसको अभी तक अपीयर नहीं किया जा रहा कहीं पर भी, कोर्ट्स में कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ कुछ है नहीं इस हुकूमत के पास, तो उन्हें कैसे बंद करें, लिहाजा उन्हें इसी तरह बंद किया जाए कि उनका कोई भी मुकदमा ही ना बनाया जाए, ना उन्हें सामने लाया जाए। तो ये सारी सिचुएशन को डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने अपनी डिस्कशन में रिवील किया। इसके अलावा भी जो यहाँ पर मुख्तलिफ स्पीकर्स थे, स्पोक्स पर्सन तो नहीं कह सकते, स्पीकर्स कह सकते हैं, जो इस तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा इस बात पर तशवीश है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एक पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है वो सामने आ रहा है। फिर जो इंतखाबात आइंदा मुनक़िद होने जा रहे हैं उसमें भी ऐसे लग रहा है कि वो शफाफ नहीं होंगे। पहले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जिसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि फोर्स्ड किस्म के ये इलेक्शन हैं और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चनेबल सारा एनवायरनमेंट है जो पाकिस्तान में इस वक्त है। फिर उन्होंने जाहिर है ये बात भी की, इमरान रियाज खान के ऊपर तफसीली बात हुई, उनकी तस्वीर भी वहाँ पर इस मौके पर मौजूद थी, पोर्ट्रेट उनका मौजूद था, खदीजा शाह का भी पोर्ट्रेट देखा गया। तो उन्होंने ये जो ख़ास तौर पर कुछ लोग थे जिनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है उनके बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो कहाँ हैं, क्यों उन्हें प्रेजेंट नहीं किया जा रहा बिफोर कोर्ट, और अगर वो कहीं पे किडनैप्ड हैं तो उनके लिए इदारे क्यों नहीं कुछ कर रहे और जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों नहीं किया जा रहा। और इस पर सारे जो एविडेंसेस हैं वो ऐसा ही बताते हैं कि जैसे वो कहीं ना कहीं हुकूमती इदारों की तहवील में है और हुकूमत उन्हें अपीयर नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अंडर डिस्कशन आई।
इसके असरात क्या होंगे? जाहिर है अमेरिका में कैपिटल हिल में अगर कोई चीज हो रही है तो इसका एक इम्पॉर्टेंट वेट होता है और इसके ऊपर उसको सुनना पड़ता है उस चीज को। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी हवाई बातें हैं। अमेरिका को क्या तकलीफ है, वो क्यों इन चीजों के ऊपर इजहार कर रहा है? उसकी वजह यह है कि उनके जो वहां पे ब्रैड शर्मन से बात हुई है, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो जाहिर सी बात है रीजनल कंट्रीज पे होता है, रीजन की सियासत पर होता है, और फिर वहां पर जो होगा सिचुएशन अगर पूरे रीजन में खराब होती है, कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो उसका जाहिर है बराह रास्त असर अमेरिका पे भी आता है। तो इसलिए हम कहीं पर भी कुछ हो रहा है उसके हवाले से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। तो इनके असरात दूररस होते हैं और इसलिए कोई भी इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार नहीं कर सकता। अब इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट पूरी वहां पे प्रेजेंट की। उस रिपोर्ट में उन्होंने सारी डिटेल्स शेयर की हुई हैं। इमरान रियाज के हवाले से अगेन उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे सामने और भी बाकी लोगों के बारे में भी, मिसिंग पर्सन्स के बारे में काफी कुछ उन्होंने सामने रखा। तो ये सब कुछ हुआ और उसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ये पूरी मीटिंग थी। अब बहुत सारे लोग इस पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी अमेरिका तो खुद पाकिस्तान में ये तमाम कुछ का एक तरह से आप कह लें कि मुर्दे इल्ज़ाम उसको ठहराया जाता है, और इमरान खान साहब हों और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स, तो वो तो खुद इस बात पे कभी यकीन रखते हैं कि अमेरिका की आशीर्वाद से, उनकी मर्जी से इमरान खान साहब की हुकूमत को मलिया मेट किया गया है। तो फिर अब हम इन सारी बातों की शिकायत अमेरिका से क्यों कर रहे हैं और अमेरिका क्यों उनकी बातें सुनने में आ रहा है? तो ये या तो पहले बात गलत थी कि अमेरिका ने इमरान खान को हटाया, या फिर ये आज बात गलत है कि आप अमेरिका के पास जाकर शिकायतें कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की तरफ से जो भी एक इमरान खान साहब के हवाले से एक नापसंदीदगी हो सकती है, और साइफर में उसका इजहार भी किया गया था, ये सब लोग मानते हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट भी मानती है। सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये बात कही थी, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, तो उसने भी ये बात कही थी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी तरफ से कोई बड़ा प्यार मोहब्बत के जज्बात थे। जाहिर सी बात है उनकी तरफ से एक नाराजगी थी। ये भी बात सही हो सकती है कि वो ना चाहते हो कि इमरान खान साहब कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारे मामलात में इमरान खान साहब की रिजिडनेस उन्हें नहीं पसंद होगी। लेकिन एक बात ये भी है अपनी जगह मौजूद कि इमरान खान साहब के हवाले से उनको भी यही बताया गया था कि पाकिस्तान में ये बंदा बड़ा अनपॉपुलर हो चुका है, और इस हुकूमत को, यहाँ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा साहब को, इन सबको यही अंदाजा था कि इमरान खान तो बड़ा अनपॉपुलर हो गया और इसको हम निकालेंगे तो कोई इस पर शोर शराबा नहीं होगा, बल्कि लोग तो खुशियां मनाएंगे, मिठाई तकसीम की जाएगी, जैसे इससे पहले भी हमने देखा। लेकिन इस दफा इसके बरक्स कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से सबकी मिसकैलकुलेशन हुई। एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी ये हैरत अंगेज बात थी, पीडीएम वालों के लिए भी यह हैरत अंगेज बात थी, और यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए भी हैरत अंगेज बात होगी कि जिनके बारे में उनको ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये जो बंदा अपने मुल्क में भी अनपॉपुलर है और आपके लिए भी ये बंदा फायदेमंद नहीं है, उनको भी इस तरह की ही रिपोर्ट्स मिली होंगी कि ये तो इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग खुश होंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन बाद में ये सब के लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। तो विद टाइम यकीनी तौर पर मेरा अंदाजा है कि उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया कि ये जो सारा एक रजीम चेंज का मामला हुआ, ये किसी की भी फेवर में नहीं गया, और अल्टीमेटली जो इस हुकूमत ने, फिर वहां तक तो बात थी जो भी इनकी हो सकता है अमेरिका ने इस तरह से ना भी कहा हो ना, वो तो साइफर अब खुले तहकीकात हो तो पता चले अमेरिका का किस हद तक कितना किरदार था या नहीं था। लेकिन अगर हम एक मफरूजे के तौर पर इसको समझ भी लें कि अमेरिका का कोई किरदार था भी, तो जरूरी ये बात नहीं है कि अमेरिका ने फिर उसके साथ ये भी कहा हो कि भाई अब आपके अवाम चाहे इसके ऊपर नाखुश भी हैं रजीम चेंज के बाद, आप उनको डंडे मारें, उनके साथ बदसलूकी करें, उनके जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दें, मीडिया का गला घोंट दें, बिल्कुल ही इलेक्शन ना करवाएं, ये सब चीजें। तो ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है कि इस हद तक भी अमेरिका ने सारी हिदायत तो नहीं दी होंगी। तो अब उनके लिए भी ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट शायद होगा कि एक तो अमेरिका यानी खान के जाने के बाद जो लोगों का रिएक्शन था, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस रजीम चेंज को, और फिर उसके बाद जो हुकूमत आई उसने भी मामलात को उस तरह से नहीं संभाला जिस तरह से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, जिस तरह से अमेरिका भी चाहता हो मे भी। तो इसलिए एक आपका विद टाइम हो सकता है कि आपका जो नैरेटिव है उसमें कोई ना कोई तब्दीली आई हो। जो वेस्ट हैं और ये जो मुख्तलिफ आपके अमेरिका और दीगर ममालिक हैं, वो इन चीज़ों के हवाले से अपना एक बहरहाल ओपिनियन तो रखते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको बर्दाश्त नहीं करना या ये वो इस तरह के मामला। ये अलग बात है कि इनके अपने भी एक डबल स्टैंडर्ड है। मैं इनको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि क्लीन चिट दे रही हूँ कि ये जी बहुत अच्छे हैं और इनको सब बड़ा अच्छा ही चाहिए होता है,
लेकिन ये बात सुनने समझने वाली है कि जहां इनको सूट करता है वहां पे तो ये खुद इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां करते हैं। तो अमेरिका को जहां सूट करता है तो वो वहां पर आवाज उठाते हैं इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर, जहां सूट नहीं करता वहां पर आवाज नहीं उठाते। लेकिन अमेरिका को भी ये बात नजर आ रही है कि ये हुकूमत बहरहाल अवाम का एतमाद जीतने में नाकाम नजर आ रही है, और आइंदा भी चूंकि अगले इलेक्शन में भी पीटीआई को उस तरह से बिल्कुल यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। IMF के वफ्द का मिलना, यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आना, पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी वेट देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखकर अल्टीमेटली हो सकता है उनका अपना भी कुछ ना कुछ सिनेरियो में चेंजेस आए हों। लेकिन बहरहाल फिल वक्त हम इस पर तो बात नहीं करते, ये सारे मफरूजों की बात हो सकती है, लेकिन इन सब चीजों का बहरहाल एक आपस में ताल्लुक जरूर है, एक लिंक जरूर है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि हुकूमत मजीद भी ये चीजें कंटिन्यू ही रखना चाहती है, और इस सिलसिले में अब जो सबसे खुलकर एक बात हो रही थी वो यूट्यूब पर हो रही थी, सोशल मीडिया पर हो रही थी, वेबसाइट्स पर हो रही थी। सोशल मीडिया की मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू बात हो रही थी, तो लोग खुलकर अपना इजहार कम अज कम वहां जरूर कर रहे थे। लेकिन इस हुकूमत को मुसलसल ये चीज खटक रही थी कि हम भले मेन स्ट्रीम मीडिया का गला भी हमने दबा दिया, उसकी व्यूअरशिप भी बिल्कुल जीरो हो चली है तकरीबन। अब आप ये तो कोई दो राय नहीं रह गई, इसमें कोई ऐसी आप समझ लें कि राज वाली बात ही नहीं रहेगी। सबको पता है कि लोगों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया। आपको पता है पिछले दिनों एक मैं रिसर्च देख रही थी कि यूथ की, सिर्फ यूथ की अगर मैं बात करूं तो 80% 80% जो यूथ है उसने टीवी चैनल्स देखना छोड़ दिए, न्यूज चैनल्स। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर आप मीडिया पर पाबंदियां लगाते हैं तो ना सिर्फ ये कि मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, बल्कि लोग भी उसको पसंद नहीं करते और उनकी व्यूअरशिप पे गिरती है। अब इन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पाबंद करके उस पर बिल्कुल कंट्रोल्ड किस्म की इंफॉर्मेशन देने से भी बात नहीं बनी, तो लिहाजा सोशल मीडिया को कंट्रोल करे बगैर गुजारा नहीं है। तो इसके लिए पहले तो इन्होंने ये हल निकाला था 9 मई के बाद के 6-8 दिन वैसे ही इंटरनेट ही बंद कर दिया। लेकिन अब इन्होंने ये तैयारी की है कि यूट्यूब चैनल्स को, वेबसाइट्स को एक रेगुलेटरी सिस्टम के नाम के तहत किसी शिकंजे में जकड़ा जाए, और उसके लिए इन्होंने लाइसेंस की शर्त रख दी है कि जी आप लाइसेंस लें, बल्कि लाइसेंस को बजाय आप यूं कह लें कि रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है कि जी आपके जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप रजिस्टर करवाएं। और इसके ऊपर इनका बेसिकली 2 मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि ये जितनी भी सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इनकम आती है लोगों की, इनका ये मानना है कि चूंकि लोग बहुत ज्यादा पैसे इस पर बना रहे हैं तो लिहाजा उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उसको टैक्स के शिकंजे में लाया जाए और फिर उसके ऊपर हम भी अपना हिस्सा निकालें। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि इसी के थ्रू आप फिर इनको पाबंदे सलासल भी कर सकते हैं अगर कोई खिलाफवर्जी करे। जैसे कि भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि कुछ कानून साजियां ऐसी हो रही हैं, उसके ऊपर किसी को भी धर लिया जाएगा कि जी आपने आर्मी के खिलाफ बात की, आपने मुल्की मफाद के खिलाफ बात की, लिहाजा जी आप अंदर चले जाएं। तो अभी तक तो यूट्यूब चैनल्स चूंकि इनके नरगे में नहीं है, उनके अंडर नहीं आते, उस तरह मातहत नहीं है, तो खुल के बात हो जाती है। लेकिन पूरी कोशिश, एम यही है इनका कि इनको यूट्यूब चैनल्स को और वेबसाइट्स को भी इसी तरह से शिकंजे में कसा जाए, और इसके लिए ये फिर इस किस्म की एक रेगुलेटरी बॉडी का एहतमाम कर रहे हैं। तो ये एक इनकी तैयारी है। मैं ये इस बात के तो वो नहीं हूँ, बाज़-औक़ात वाकई सोशल मीडिया पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू और गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त होती है। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहती कि बिल्कुल बात ही गलत है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत की नीयत है वो अलबत्ता गलत है। उसमें कोई भलाई नहीं है कि जी हमने चीज़ों को कोई बेहतर करना है माशरे के लिए इस्लाही तौर पर, बल्कि इसका मकसद इनका टोटली इसको सिर्फ कंट्रोल करना है। तो इसलिए इस बात के ऊपर सबको तशवीश है कि ये काम जो है वो नहीं होना चाहिए, वरना ये जो एक आज़ाद फोरम है लोगों तक बात करने का, पहुंचाने का, इससे भी फिर आपकी जो पब्लिक है उसको महरूम कर दिया जाएगा, और ये उनके फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आवाम का ये हक है कि उन्हें इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हो। तो ये एक बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं जनाब कि मियां साहब जो हैं उनका बारे में अब ये खबरें आ रही थी कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में कहीं शायद पाकिस्तान तशरीफ ले आए, क्योंकि सऊदिया और मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करके वो अपने आबाई वतन लंदन चले गए हैं। आबाई वतन तो खैर उनका पाकिस्तान है, लेकिन चूंकि वो ज्यादातर वहीं मुकीम है, तो बहरहाल जी वो वापस चले गए हैं। और जो दुबई में उनकी मीटिंग्स वगैरह थी, उसके बाद यही तय किया गया है, कोई खातिर खा उसमें फाइनलाइज नहीं हुई चीजें। और मियां साहब को जो उनकी वापसी के हवाले से उनका जो अपना एक इजलास था PMLN का, उसमें 2 तरह की राय थी। ये भी राय थी कि जी वो हर सूरत फौरी वापस आएँ और आके PMLN की कमान संभालें, क्योंकि अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं मुख्तलिफ सर्वेज के जो PMLN ने खुद करवाए हैं, उसमें भी उन्हें पता चला कि हालत बहुत पतली है, इलेक्शन जीतने का कोई इम्कान नहीं है, वोटर सारा इनका
ख़त्म हो चुका है नून लीग का, बहुत कम उनके वोट रह गए हैं, बहुत बुरा हाल है। और ये मैं नहीं कह रही, आप उनके बहुत सारे सर्वेज जो हैं वो बता रहे हैं और उनके हामी सहाफ़ी भी ये बातें कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो बहरहाल उन्हें बताया गया कि ये सूरत हाल में तब्दीली उसी वक्त आ सकती है अगर मियाँ साहब आके खुद कमान संभालें। अब मियाँ साहब कब आते हैं, कब वो करेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बहरहाल बरकरार था। लेकिन अब अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत ज़रा आ जाए, पहले चीज़ें उसके साथ मामलात सेटल कर लिए जाएं, उसके बाद मियाँ साहब की जो वापसी है वो मुमकिन होगी। तो मियाँ साहब जी किसी भी किस्म की मुश्किल बर्दाश्त करने के इस वक्त बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आ रहे और वो यही कह रहे हैं कि जब चीज़ें उनके लिए स्मूथ होंगी तो वो तभी आएंगे। भले उस सिलसिले में पॉलिटिकली उनको कितना ही नुकसान हो रहा है तो भले होता रहे, लेकिन फिल वक्त वो अपनी ज़ात के ऊपर कोई मुश्किल बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी हामी नज़र नहीं आ रहे। और कुछ लाइक माइंडेड उनके साथ इसमें बिल्कुल PMLN के मौजूद हैं और कुछ का ख्याल इससे मुख्तलिफ भी है। बाकी अता तारड़ साहब बड़े खुश हो गए हैं, उनको डेंटोनिक का तो उन्होंने बड़ा हंस के दिखाया और कहा कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इमरान खान ने जो मेरा नाम रखा है। बड़ा अजीब सा उनका तासुर था और वो जिस तरीके से खिसियानी बिल्ली की तरह मुझे उनके एक्सप्रेशन लग रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अंदाज उन्होंने अपनाया था कोर्ट में वो कोई ऐसा अच्छा नहीं था और उसके अलावा भी जो उनकी मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है वो बहुत ज़्यादा कोई हौसला अफजा नहीं होती, ना उसकी तारीफ की जा सकती है। तो अता तारड़ साहब जो हैं अलबत्ता इमरान खान के रिमार्क से उनके नाम से बड़े खुश हो गए, तो एक वजह तो खुशी की बन गई। और लास्टली मैं ज़रा ये भी जिक्र कर दूं कि इमरान खान साहब ने एक वाक़या भी सुनाया है और ट्विटर पे शेयर भी किए तस्वीर के साथ कि इमरान खान साहब को किसी ने जूतों का डब्बा भेजा जिसमें जूते भी थे और ये गिफ्ट था जो किसी शख्स ने उन्हें भेजा। इमरान खान साहब ने वो जो उनके वहाँ पर लोग थे ज़मान पार्क में, उन्होंने रिसीव किया और जब वो रिसीव करके बंदा चला गया, जो ड्राइवर होगा, कोई पहुंचाने आया होगा, राइडर होगा, जो भी होगा, तो वो साहब जब बेचारे घर गए हैं तो 2 दिन के बाद पुलिस ने उनके घर पे रेड कर दी और खूब वहां पर उनके साथ बुरा सलूक किया और उनको इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा था कि आप ये बयान दें कि आप जो डब्बा दे के आए हैं उसमें बेसिकली नशा था, उसमें कोई आइस थी, हेरोइन थी, आप ये स्टेटमेंट दे दें। तो अब इनका ये हाल है कि कोई भी राह चलता बंदा पकड़ के उसको मार कुटाई करके कहते हैं भाई तुम किसी भी तरह कोई स्टेटमेंट दे दो खान के खिलाफ। ये इमरान खान साहब की स्टोरी है, मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या उसमें हकीकत है। डब्बा जूतों का उन्होंने शेयर किया हुआ है, लेकिन इसमें इस वक्त जो हालात हैं उसमें इसमें मुझे कोई ऐसा शक भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी दूर पार से कुछ भी किसी किस्म का कोई बात निकल रही है तो बस उसके PTI के अगर हक में जाती है वो तो उसको वो पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जारी है। तो इसलिए मौजूदा हालात में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे यकीन ना किया जा सके और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यानी कोई बंदा वहाँ पे बाल काटने आ रहा है, कोई जूते का डब्बा देने आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है या कोई वैसे ही मुलाकात के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर भी एक सर्वेलेंस जो है वो शुरू हो जाती है कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो कि अनफॉर्चुनेट है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।